हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। रिलेशन क्या है, इनमें क्या संबंध है। फंडामेंटल राइट्स यानी कि जो हमें राइट्स हैं, अधिकार हैं, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और ये फंडामेंटल राइट्स में क्या रिलेशन है। सबसे पहले जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनका जो पर्सपेक्टिव बोल सकते हो वो इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल मीन्स यानी कि हर एक पर्सन का अपना राइट होता है ना। ये जो फंडामेंटल राइट्स एक इंडिविजुअल के बारे में बात करता है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये पूरे सोसाइटी के बारे में बात करता है, गवर्नमेंट के बारे में बात करता है कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी लेकर आएंगी जिससे सोसाइटी का भला हो। ठीक है, ये इन दोनों में रिलेशन क्या है वही आज हम पढ़ने वाले हैं। It is possible to see both fundamental rights and directive principle as a complementary to each other। तो आप इन दोनों को फंडामेंटल राइट्स और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल को कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हो एक दूसरे की। फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट फ्रॉम डूइंग सर्टन थिंग्स। जब जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो रोकते हैं, किसको रोकते हैं, गवर्नमेंट को रोकते हैं कि वो पर्टिकुलर जो सर्टन थिंग्स नहीं करेंगे। जबकि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो एग्जॉर्ट करते हैं दैट द गवर्नमेंट टू डू सर्टन थिंग, के वो ऐसा करते हैं। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो गवर्नमेंट को कुछ करने के लिए बोलते हैं, है ना। जबकि वो रोकते हैं, फंडामेंटल राइट्स रोकते हैं, जबकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल गवर्नमेंट को कुछ करने के लिए बोलते हैं। ऐसे समझ लीजिए। फंडामेंटल राइट्स मेनली प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं हर एक इंडिविजुअल के राइट्स को, जबकि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं ये इंश्योर करते हैं कि पूरी सोसाइटी, एंटायर सोसाइटी के वेल बीइंग के बारे में इंश्योरिटी होनी चाहिए। गवर्नमेंट ऐसे पॉलिसीज लेकर आएगी जिससे सारी सोसाइटी, सारी समाज का भला हो। However, at a time when the government intend to implement directive principle of the state policy, it can become in a conflict with the fundamental rights to the citizen। तो ऐसा भी कई बार हो सकता है कि जब गवर्नमेंट कोई ऐसा इम्प्लीमेंट कर रही हो कि उससे डायरेक्टिव प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट कर रही हो, कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर रही हो, तो उससे ऐसा भी हो सकता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन के वो उनका खनन हो रहा हो, तो जिससे कॉन्फ्लिक्ट में आ सकता है। जैसे कि आपको प्रॉब्लम भी बताऊंगी कैसे, कहाँ पे प्रॉब्लम आई थी। दिस प्रॉब्लम अराउज व्हेन द गवर्नमेंट sought to पास लॉ ऑफ द अबॉलिश जिम्मेदारी सिस्टम। जो जिम्मेदारी सिस्टम है, जब ये जिम्मेदारी सिस्टम को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने कदम उठाया, पास किया ये लॉ। दीज मेजर वर अपोज्ड ऑन द ग्राउंड दैट दे वायलेटेड राइट्स टू प्रॉपर्टी। ठीक है जी भाई, बहुत गवर्नमेंट ने भी अच्छा काम किया था भाई। बहुत से लोग तो ऐसे थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, जबकि बहुत से ऐसे भी हमारे लोग थे जिनके पास ज़मीन ही नहीं है, कोई काम नहीं है, लेबरर हैं। तो भाई गवर्नमेंट इसीलिए जिम्मेदारी सिस्टम ख़राब वो करना चाहती थी, अबॉलिश करना चाहती थी, है ना। मगर जो ज़िम्मेदार हैं भाई, वो उनका राइट तो भाई वायलेट हो रहा है ना। उनका तो जो ज़मीन है उनके हाथ से जा रही है, राइट टू प्रॉपर्टी उनका वायलेट हो रहा है। However, keeping in mind the सोशल नीड्स दैट द ग्रेटर दैन द इंडिविजुअल नीड। तो भाई दिमाग में ये किसको देखो, सोशल नीड ज़्यादा उसको हम प्रेफर देंगे रादर दैन इंडिविजुअल इंटरेस्ट। यानी कि सोसाइटी को उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है जिसपे एक बंदे को ना होकर ज़्यादा लोगों की भलाई हो, है ना। द गवर्नमेंट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू गिव अ इफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दी गई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लेकर। दिस लेड टू अ लॉन्ग लीगल बैटल, जिससे बहुत ही इनमें एक झगड़ा सा चला, लीगल बैटल चली। ठीक है, द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी टुक अ डिफरेंट पोजीशन। भाई जो एग्जीक्यूटिव थी उसका अलग पर्सपेक्टिव था, और जो जुडिशरी थी वो उसका अलग पर्सपेक्टिव था। कैसे कैसे था। द गवर्नमेंट क्लेम दैट द राइट कैन बी एब्रिज्ड फॉर गिविंग इफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल। वो जो एग्जीक्यूटिव है, गवर्नमेंट है, वो क्लेम करती थी कि भाई जो राइट्स हैं उनको एब्रिज कर सकते हैं हम जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात आ रही है। ठीक है, जो आर्गूमेंट है वो इंश्योर्ड किया गया दैट द राइट वर अ हिंडरेंस टू वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो भाई ये जो लोगों की भलाई के लिए ही तो वर्क कर रहे हैं हम,
जबकि जो कोर्ट है वो क्या बोलती है, held the view that the fundamental rights were so important and sacred that they cannot be limited even for the purpose of implementing डायरेक्टिव प्रिंसिपल। बहुत अच्छी बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने क्या बोला कि फंडामेंटल राइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पवित्र हैं कि जब आप चाहे ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ही क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे, फिर भी आप इनको वायलेट नहीं कर सकते फंडामेंटल राइट्स को। ओके, तो ये पहले मैं यही देख लेते हैं राइट टू प्रॉपर्टी है क्या। Behind the controversy about the relationship between a rights and directive principle, there was a one important reason in the constitution. Originally there was a fundamental right to the acquire, possess and maintain property. तो भाई ये देखो है ना, ये जो कंट्रोवर्सी चल रही थी किसमें, राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच में, तो आपको ये पता होना चाहिए पहले ये ना फंडामेंटल राइट था क्या कि आप एक्वायर कर सकते हो, आपके पास अपनी मेंटेन कर सकते हो प्रॉपर्टी को, एक्वायर कर सकते हो, पोजेस कर सकते हो और मेंटेन कर सकते हो प्रॉपर्टी को। बट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इट क्लियर दैट द प्रॉपर्टी could be taken away by the government for a पब्लिक वेलफेयर। मगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी क्लियर कर दिया गया कि अगर कोई पब्लिक सोसाइटी के वेलफेयर के लिए अगर ज़रूरत हो गवर्नमेंट को तो उस प्रॉपर्टी को लिया भी जा सकता है। सिंस 1950s गवर्नमेंट मेड अ मैनी लॉज दैट द लिमिटेड दिस राइट टू प्रॉपर्टी। 1950s के बाद गवर्नमेंट ने बहुत से ऐसे लॉज बनाए जिससे जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको लिमिट कर दिया गया। दिस राइट वाज एट द सेंटर फॉर अ लॉन्ग debate over the relationship between a rights and directive principle. Finally, 1973 Supreme Court gave a decision that the right to property was not a part of the basic structure of the Constitution and therefore Parliament has had power to abridge that right by an amendment। तो भाई क्या किया गया, 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आता, इसीलिए जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है कि वो एब्रिज कर सकती है इस राइट को अमेंडमेंट के ज़रिए। इसीलिए 1978 में 44th अमेंडमेंट की गई कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको रिमूव कर दिया गया। तो इसको रिमूव कर दिया गया यहाँ से और फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। भाई बिल्कुल रिमूव नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में से, ये याद रखना है। फंडामेंटल राइट्स उस लिस्ट में से इसको डिलीट करके मूव कर दिया है ना, कट हम करते हैं ना कंप्यूटर में, कट कॉपी पेस्ट वाला है ना, तो ये कट एंड पेस्ट वाला काम कर दिया। पहले तो कट कर दिया फंडामेंटल राइट में से, फिर उसके बाद कन्वर्ट कर दिया उसको सिंपल लीगल राइट आर्टिकल 300A के तहत उसको ऐड कर दिया गया और अब वो लीगल राइट के अंडर आता है। व्हाट डिफरेंट डू यू थिंक द चेंजेस ऑफ अ स्टेटस मेक टू द राइट टू प्रॉपर्टी। भाई क्या चेंज आया, फंडामेंटल राइट था तो आप फंडामेंटल राइट था, अब तो आप कोर्ट में जा सकते थे, ठीक है, मगर अब राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट नहीं रहा तो अब आप ये नहीं जा सकते उसके लिए, है ना। तो ये है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा राइट टू प्रॉपर्टी। आगे देखते हैं। दिस जनरेटेड अनदर कॉम्प्लिकेटेड डिबेट, तो इस पे भी बहुत ज़्यादा डिबेट चलती है। दिस रिलेटेड टू अ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट को लेकर द गवर्नमेंट वाज सेइंग दैट द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट बोलती है कि कॉन्स्टिट्यूशन का हर एक पार्ट को वो अमेंड कर सकती है पार्लियामेंट। द कोर्ट वाज सेइंग दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट मेक एन अमेंडमेंट दैट वायलेटेड फंडामेंटल राइट्स। मगर कोर्ट ने क्या बोला कि आप पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है मगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकती, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकती, इस तरह का कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकती जिससे फंडामेंटल राइट वायलेट हो। दिस कॉन्ट्रोवर्सी वाज सेटल्ड बाय एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये जो कंट्रोवर्सी है इसको सेटल किया गया एक डिसीजन में, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया केशवानंद भारती केस में,
उस केशव नंदा भारती केस के डिसीजन के बाद ये जो कंट्रोवर्सी है वो कंट्रोवर्सी सेटल हो जाती है। दिस केस द कोर्ट सेड दैट देयर आर अ सर्टेन बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर कैन नॉट बी चेंज्ड बाय पार्लियामेंट, जिसमें वो बोलते हैं, कोर्ट बोलती है कि जो कुछ सर्टेन ऐसे फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जिसको पार्लियामेंट भी नहीं चेंज कर सकती। वी शैल डिस्कस इन ग्रेटर डिटेल इन चैप्टर 9। चैप्टर 9 में डिटेल से डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, चैप्टर में डिस्कस करेंगे बाकी इसके बारे में। तो ये हमारा ये रह गया था, ये देख लेते हैं। ये देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होती हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होती हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में फिर भी मैं बता चुकी हूँ। ये देखो गोल्स क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, होता क्या है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो आपको पता है, जैसे कि हमारे पास फंडामेंटल राइट है, राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू, है ना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, दिस सो ऑन, है ना, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, तो इसके गोल्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। तो गोल्स क्या हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल के, कि वेलफेयर करनी है लोगों की, कैसे करोगे, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल और जस्टिस करनी है लोगों की, ठीक है, और ये गोल है, ठीक है। आर रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग, लोगों के जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको रेज करना है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है रिसोर्सेज का, यही बात की है ना हमने, ये इक्विटेबल रिसोर्सेज के कारण नहीं तो वो जिम्मेदारी अबॉलिश कर रहे थे। ने प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस, तो इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना है। और ये देखो नॉन जस्टिएबल राइट, नॉन जस्टिसिएबल राइट जी, ये जो राइट्स हैं ये नॉन जस्टिसिएबल हैं, जैसे कि एडिक्वेट लिवलीहुड, भाई ये राइट है सभी का कि आप को अच्छा घर बार मिले, भाई ये इसके लिए मगर आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि भाई हमें तो भी अच्छा घर नहीं है, हमें तो अच्छा घर दीजिए, है ना। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन, दिस ये भी नॉन जस्टिसेबल राइट है। राइट अगेंस्ट इकोनॉमिकल एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू वर्क, इक्वल चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिफोर एज ऑफ द 6 ईयर। ओके, आगे है पॉलिसीज। पॉलिसीज क्या क्या बनाई हैं गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसे कि प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, लिक्विड, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, प्रिवेंशन ऑफ स्लॉचर ऑफ यूजफुल कैटल। स्लॉचर मतलब क्या होता है, मतलब मारना, जो यूजफुल कैटल्स हैं जैसे कि काऊ है, बफलो है, इसको मारना, इसको काटने के का प्रिवेंशन किया गया, इसको नहीं काटना, यानी कि इस तरह की पॉलिसीज लेकर आई हैं। प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत की प्रमोशन की गई है। आई होप ये रिलेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या रिलेशन है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।